कहानी के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन जिज़ी एक मेल मॉडल के साथ रोमांस कर रही होती है। वैसे तो वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। उनके रोमांटिक सीन में जिज़ी का फियांसे तक कॉल करता है। वो मेल मॉडल उसे कहता है कि तुम अपने फियांसे को भी कॉल नहीं उठाओगी। जिज़ी कहती है अगर तुमसे रोमांस नहीं हो रहा तो बोलो, मैं लड़का चेंज कर लूँगी, बात करने का फुर्सत नहीं है मेरे पास। तो वो लड़का फिर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप जिज़ी ने जिस काम के लिए उसे रखा था वो करता है। अगली मॉर्निंग जब जीजी जगती है तो देखती है वो बंदा अपनी फ़ोन नंबर दे करके गया और उसे कांटेक्ट करने के लिए बोल करके, लेकिन जीजी उसके इस पेपर को जला देती है क्योंकि वो बस यहाँ पर वन नाइट स्टैंड स्पेंड करने के लिए आई थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि आखिरकार ये लड़का कौन है। दैट्स वाई वो उसके नंबर को ही नहीं रखती है। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल जाती है। इधर हमें पता चलता है कि वो एक कंपनी की खुद सीईओ है। उसकी मॉम के जाने के बाद उसकी मॉम की कंपनी ने उसकी बड़ी बहन को संभाल लिया। दोनों बहनों में बहुत प्यार है, लेकिन जीजी एक आज़ाद चिड़िया है और वो अपनी खुद की कंपनी संभालती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है तेरा फियांसे फिर से किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। वो कहती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने भी खुद के लिए कोई ढूंढ लिया है। उसकी फ्रेंड इस बात को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड होने लगती है। उसे नहीं पता था कि कल रात जीजी क्या कांड करके आई हुई है। दोनों अभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस कहानी का वही हीरो जो कि जीजी के साथ कल रात रोमांस किया था उसकी कंपनी के रिसेप्शन पर आता है और बोलता है जीजी से मुझे मिलने जाना है, अपॉइंटमेंट नहीं है। शुरुआत में तो जीजी मना कर देती है, लेकिन जब वो बंदा कहता है कह देना उससे फ़ोन मिलने के लिए आया था, तो जीजी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कल रात उस बंदे ने अपना नाम जीजी को बताया था। अब इस वजह से जीजी उसे पहचान जाती है और वो सोचने लगती है कि वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है। अब आया है कुछ तो बात करने ही आया होगा। दैट्स वाई वो रिसेप्शनिस्ट को अंदर उसे भेजने के लिए बोल देती है। उसकी फ्रेंड यहाँ जब फ़ोन को देखती है तो देखती रह जाती है। वो इतना खूबसूरत लग रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है तो तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ यहाँ से। अभी यहाँ पर वो जीजी को उससे बात करने के लिए छोड़ करके चली जाती है। जीजी उसे पूछती है बोलो यहाँ आना कैसे हुआ। फ़ोन उसे कहता है ऐसा है ना कि तुमने मुझे कल कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था और फिर भी तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। वो कहती है कि मैं बस वहाँ पर वन नाइट स्टैंड स्पेंड करने के लिए गई हुई थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में यहाँ पर रहना डिज़र्व करते हो और सच में यहाँ पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड वगैरह टाइप कुछ बनाने वाली हूँ जो कि तुम यहाँ पर वापस से आ गए हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे बस तुमसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है और अगर तुम मुझसे कॉन्टैक्ट में रहोगी तो मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हें परेशान करते हुए ऑफिस नहीं आ जाया करूँगा। अब वो ये सोच करके परेशान होने लगती है कि शायद उसने बेवजह ही किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। आखिरकार वो बंदा उसे फॉलो करते करते उसकी कंपनी तक आ चुका है। वो सोचती है कि वो इसका कुछ भी नहीं कर सकती है, जो भी होगा उसे नंबर तो देना ही पड़ेगा। वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें नंबर तो दे रही हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे परेशान करने के लिए नहीं आओगे। हम दोनों एडल्ट्स हैं और मैंने तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पेमेंट कर दिया है। इसके बाद वो उसे अपना नंबर देती है और फ़ोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ़ोन उसे कहता है तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। वह कहती है रात बिताने के बाद मैं इन चीज़ों को पता नहीं करती कि आखिरकार तुम कौन हो, तो बेहतर होगा कि तुम इस बात पर फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानूँ। फ़ोन जानता था कि अगर जीजी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन चीज़ें यहाँ पर अलग तरीके से बदलने वाली थी। फ़ोन उसका नंबर लेकर के चले जाता है। एक बार को जीजी के मन में आता है ब्लॉक करने का, बट वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते कंपनी आ जाएगा। इधर हम लोग फ़ोन को देखते हैं, उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा था। फ़ोन एक्चुअल में बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसका फ्रेंड जीजी को बताता है कि किस तरीके से उसकी मॉम के मरने के बाद उसकी मॉम के फ्रेंड की बेटे के साथ जीजी का एंगेजमेंट सेट हो गया था, लेकिन उसका फ़ोन से बहुत ही बड़ा चीटर है और वो 4 लड़कियों के साथ हमेशा ही घूमते रहता है। और फाइनली जीजी यहाँ पर उससे अलग होने के बारे में सोच रही है। फ़ोन जब इस बारे में सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, अब जीजी के लाइफ में एटलीस्ट उसका चांस है। उसने जीजी की आईडी वगैरह भी ले ली थी, तो वो उसकी फ़ोटोज़ को निहार रहा होता है। उसका फ्रेंड भी समझ जाता है कि हमारे फ़ोन भाई साहब जो अब तक सिंगल थे और जीजी के साथ अब प्यार मोहब्बत करने के बारे में प्लान कर रहे हैं।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी को उसके फियांसे की गर्लफ्रेंड मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जीजी उसे कहती है तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो, क्या मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? नहीं ना। और लड़की को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी फियांसे के बेटे को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। जीजी कहती है पहली बात कि अगर तुम खुद के लिए नई मुसीबत लाना चाहती हो तो फिर बिल्कुल सही जगह आई हो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो अभी कभी मैं तुम्हारी बेबी अबॉर्ट करा सकती हूँ, लेकिन अफसोस कि मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो तुम अमीर लोगों के प्रॉब्लम में ना ही पड़ो तो बेहतर है। तुम्हें भी पता है मेरा फियांसे जैसा है, उसकी जितनी गर्लफ्रेंड है वो कभी भी तुम्हें अपनी घर की बहू तो नहीं बनाने वाला है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी औकात पहचान लो और क्या सही क्या गलत है वो तुम समझ जाओ। ऐसा कहते वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़की कहीं ना कहीं जानती थी, लेकिन वो जीजी को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। घर का बटलर जीजी का इंतज़ार कर रहा था। जीजी उसे कहती है उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज मुझे भेज देने के लिए। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि अपने फ्रेंड को बताती है कि उसके फियांसे की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर वो अब उसी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के ये से उस इंसान से डाइवोर्स लेने वाली, अलग होने वाली, एंगेजमेंट तोड़ने वाली है। तभी उसकी नज़र कार रेसिंग पर जाती है। वहाँ पर वो फुएन का नाम देकर के सोच रही थी कि क्या फुएन सच में वही बंदा है। इधर फुएन कार रेसिंग करने के लिए जाता है और ये जो बंदा था वो जीजी का फियांसे था। वो खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा होता है। फुएन यहाँ पर आता है, उसे पता नहीं था कि वो गलत इंसान से पंगे ले रहा और फुएन जानबूझ करके जीजी के फियांसे से कार रेसिंग करने के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पर जीजी आती है। अब उसके फियांसे को तो लगता है कि वो उसके लिए आई हुई है, लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ पर फुएन के लिए आई थी। अब यहाँ पर उसका फियांसे दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर था। फिर भी उसे जीजी को देख करके इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कार रेसिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही फुएन यहाँ पर आता है तो जीजी उसे देखते रह जाती है। शुरुआत में तो उसे डाउट था और फिर जाकर के कंफर्म होता है, लेकिन वो फिर भी अभी फुएन की असली आइडेंटिटी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब बेट लगाया जाता है दोनों ड्राइवर में से, तो वो फुएन पर 20 मिलियन का बेट लगाती है। ये देख करके उसके फियांसे को गुस्सा आने लगता है कि फियांसे वो मेरी है, मुझे छोड़ करके दूसरे लड़के पर क्यों ही बेट लगा रही है। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि फुएन ही वो बेट जीतने वाला है। कार रेसिंग यहाँ पर स्टार्ट होता है और उसके फियांसे को फुएन से एक अलग ही खुन्नस हो रही थी। वो पूरे कार रेसिंग में फुएन को परेशान करने का कोशिश करते रहता है, लेकिन यहाँ पर एट द एंड होना वही था जो होना था। फुएन वो कार रेसिंग जीत जाता है और यहाँ पर उसके फियांसे का मुंह ही बन जाता है। खुश होकर के यहाँ पर जो जीजी थी वो वहाँ के बटलर को बोलती है, हेल्पर को बोलती है कि जो पैसे जीते हैं यहाँ पर वो फुएन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने। उसका फियांसे फुएन से लड़ने के लिए जाने का कोशिश करता है तो फुएन उसके और उसके दोस्त को अच्छे से पिटाई लगा देता है। उसे फुएन की आइडेंटिटी पता नहीं थी तो वो उसे धमकी दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से फुएन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पर कि फुएन वहाँ पर नहीं था तो उसका फियांसे जीजी को बुली करने का कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, ग्रैंडफादर तुमसे मिलने के लिए बुला रहे थे। जीजी कहती है तुम फियांसे थे, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। तुम्हारी मिस्टर सागर के मुझे दिखा रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो प्रेग्नेंट है तुम्हारे बच्चे को लेकर के, और मैं एक चीटर के साथ तो नहीं रह सकती है। दैट्स वाई मैं ऑफिशियली तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और तुम्हारे घर वाले जल्दी ही तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसके फियांसे को नहीं लगा था कि जीजी आसानी से उसका पीछा छोड़ देगी। उसके फियांसे की रीसेंट गर्लफ्रेंड जब जीजी को बुली करने का कोशिश करती है तो जीजी उन दोनों को ही थोपिया देती है। फुएन जीजी को अपने साथ वहाँ से चलने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। दोनों डिनर डेट पर गए हुए थे, तभी जीजी नोटिस करती है कि एक फ़ोटोग्राफर छुप करके उनकी फ़ोटो लेने का कोशिश कर रहा है। वो फुएन से पूछती है तुम्हारी असली आइडेंटिटी है क्या। फुएन कहते हैं डोंट वरी, मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कल सब कुछ सही सही पता चल जाएगा। उसे भी पता था कि वो फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो ले रहा है। दैट्स वे वो जानबूझ करके जीजी को किस कर लेता है ताकि वो फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो ले करके पूरी तरीके से वायरल कर दे, सबको पता चल जाए कि फुएन और जीजी एक्चुअल में रिलेशनशिप में। हालांकि जीजी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि अभी अभी उसने अपने फियांसे से अपने रिलेशनशिप को ब्रेक किया था और आफ्टर दैट यहाँ पर फुएन के साथ रिलेशनशिप में आना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था।
अगली मॉर्निंग जीजी की नींद उसकी बहन के कॉल से खुलती है। उसकी सिस्टर डांटते उसे कह रही थी कि देखो तुम्हारे बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है और तुमने किस इंसान से पंगा ले लिया है। तभी वो न्यूज़ चेक करती है तो यहाँ पर देखती है कि एक्चुअल में वो इंसान कोई और नहीं, शहर का रिचेस्ट प्रिंस फुयन है। और उसने जानबूझ करके कल रात वो फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे जीजी को किस करने वाले, ताकि यहाँ पर वो दोनों इस तरीके से फेमस हो सके और ज़्यादा वाला। अब यहाँ पर जीजी जल्दी जल्दी उन फ़ोटोज़ को सप्रेस करने के लिए अपने कंपनी के पीआर टीम को बोल देती है, क्योंकि वो अपने लाइफ में और कोई दूसरा ड्रामा नहीं चाह रही थी। इधर फोन का फ्रेंड बताता है कि भाई लगता है कि तेरी मेहनत बेकार जाने वाली है, जीजी तेरे इस न्यूज़ को सप्रेस कर रही है। फोन कहता है वैसे भी जो मैं चाहता था हो चुका है, अब भले ही ये न्यूज़ सप्रेस हो जाए मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर जीजी उसे कॉल करके उस पर गुस्सा करते हुए कहती है मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे इस तरीके से झूठ बोलने वाले हो, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाता उसे बता पाता, गुस्से में आकर के जीजी वापस से उसका फ़ोन कट कर देती है। फुयन भाई साहब सोच रहे थे कि मेरी होने वाली बंदी तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल है और इसे अच्छे से जा कर के मनाना पड़ेगा। जीजे को नहीं लगा था कि इतना डांटने के बावजूद फुयन यहाँ पर उसके पीछे आने वाला है। नेक्स्ट डे अपना मूड ठीक करने के लिए जीजी अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर जीजी का मूड ठीक करने के लिए कुछ मेल मॉडल्स बुलाने के बारे में बात करी होती है। तभी वहाँ पर जीजी नोटिस करती है कि उसका एक्स फियांसे जीजी के बारे में उल्टी सीधी बातें अपने दोस्तों के बीच कर रहा है। जीजी गुस्से में जाकर के उसकी पिटाई कर देती है। उसका एक्स फियांसे जीजी को देख करके घबराने लगता है, लेकिन जीजी उसे इस हरकत के लिए माफ़ नहीं करने वाली थी और वो उसे अच्छा खासा यहाँ पर सबक सिखाती है। तभी वहाँ पर उसके फियांसे का भाई बीच में आ जाता है। उसके फियांसे को लगा था कि उसके भाई के आने की वजह से कम जीजी उसे छोड़ देगी, लेकिन नहीं, वो उस लेवल को उसे हर्ट करती ही है जो कि उसने हर्ट करने का प्लान किया था। उसका भाई उसे कहता है कि डोंट वरी, मेरे भाई ने गलती की है तो मैं ज़रूर ही उसे तुमसे माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर के आऊँगा। जीजू उसे कहती है बेहतर होगा कि यही हो, वरना अगर मैं तुम्हारे भाई के पीछे पड़ गई तो तुम्हें पता है कि तुम लोगों के लिए सही नहीं होने वाला है। उसका भाई वहाँ पर जीजी के फियांसे को लेकर के जाता है। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थी जितनी सिंपल की वो दिख रही होती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जीजी अपने एक्स फियांसे की मॉम से मिलने के लिए जाती है। लास्ट टाइम वो अपना ब्रेकअप फाइनलाइज करने के लिए गई हुई थी। उसकी मॉम भी उसी की तरह उतनी ही अकड़ू थी और यहाँ पर जीजू से कहती है आंटी ऐसा है ना कि अब आप वो जान बचाने वाली बात को लेकर के बैठे मत रहिए, आपका बेटा निकम्मा है। 4 लड़कियों के साथ रहने वाले इस चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। मेरी लाइफ अभी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लंबी है और यहाँ पर मैं ऑब्वियस सी बात है कि लड़कों की कमी नहीं है तो उनमें से किसी को चूज कर लूँगी। वापस अपने फियांसे के पास जाने के बजाय तो बेहतर होगा कि मैं अपने कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी से निकाल रही हूँ, आप अपने बेटे को संभाल लेना। ये सुनते ही उसके एक्स फियांसे के मोम को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन जीजू से कहती है शांति से इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। ऐसा कह के जीजी वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे पता था कि अभी के कंडीशन में जीजी एक्चुअल में उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाहर जाते ही यहाँ पर वो गुस्से में आकर के अपने बटलर को कह देती है कि उसके फियांसे की उसकी बुराई करने वाली जो वीडियो है वो इंटरनेट पर डाल दे और उसे वार्न कर दे कि जो कोई भी यहाँ पर इसके साथ टाइप करेगा कंपनी में वो उनका दुश्मन हो जाएगा। ऐसा कहते वो वहाँ से निकल जाती है। अपनी कंपनी में थी तभी फुएन उससे मिलने के लिए आता है। फुएन जीजी को छेड़ रहा होता है कि चलो फाइनली अब तुम अपने फियांसे से अलग हो चुकी हो तो बेहतर होगा कि यहाँ पर तुम इस तरीके से मुझसे पैचअप कर लो। लेकिन जीजू से कह रही होती है मुझे तुम में तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिखता। रिचेस्ट प्रिंस होने के बावजूद फुएन यहाँ पर जीजी को शादी तक के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन जीजी रेडी नहीं होती है। उसको लड़कों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था ये रिलेशनशिप वाले मैटर को लेकर के, लेकिन हाँ फुएन और जीजी की रोमांटिक लाइफ ज़रूर ही काफ़ी बेहतर चल रही थी। वो दोनों घर जाकर के वापस से रोमांस करते हैं। फुएन यहाँ पर जीजी के फ्लैट पर ही स्टे किया हुआ था।
अगली सुबह जब जीजी सो रही होती है तब उसे उसकी बहन का बहुत बार कॉल आ रहा था। एट द एंड फोन को उसको कॉल उठाना पड़ता है। उसकी बहन फ्लैट के गेट पर खड़ी थी जीजी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के। अब वो तो सो रहा होता है तो सो रही होती है तो फूयन उसकी बहन से मिलने के लिए चले जाता है। हॉल में बैठाने के बाद वो जीजी को जगाता है कि तुम्हारी बहन आई हुई है। जीजी जल्दी से जग करके अपने सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। फूयन को देख करके उसकी बहन के मन में बहुत से सवाल थे। जीजी फूयन को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो अपने सिस्टर से बात करती है। उसके सिस्टर से कहती है सच सच बताओ तुम्हारे और फूयन के बीच में क्या चल रहा है। जीजी कहती है फ़िलहाल कुछ नहीं, मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रही। मैं श्योर नहीं हूँ कि फूयन परफेक्ट है या नहीं। उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उसकी बहन कहती है ठीक है, पिछली बार की तरह अपना दिल मत तोड़ लेना। याद रखना मैं हर वक्त हर सिचुएशन में तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। उसकी बहन काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे ऐसी बड़ी बहन इतनी सपोर्टिव मिली है। उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। फूयन भाई साहब यहाँ पर अपनी मस्त वाली बॉडी दिखाते हुए जीजी को बोलते हैं तो क्या अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। वो तो जीजी को छोड़ करके जाने का मूड में नहीं था, लेकिन जीजी उसे फ़िलहाल अपने घर पर जाने के लिए कहती है और कहती है कि मेरी बहन के सामने तो आ गए, मेरी बहन का अब तक अप्रूवल मिला नहीं है। फूयन उसे समझाता है कि देखो मुझे तुमसे वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में जो तुम्हारा एक्स फियांसे है उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मेरे और उसके बीच हमेशा पंगे चलते रहते थे। एक दिन मुझे पता चलता है कि उसकी कंपनी के कुछ नए जो एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय थे वो अचानक से गायब हो रहे हैं। मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो लोग कुछ क्राइम करते हैं। तब मैं तुमसे मिला, मुझे डर था कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जानबूझ करके तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे पहले से उनकी कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जीजी फूयन पर भरोसा करती है और उसने भी अब तक जो अपने एक्स फियांसे की कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन फूयन को दे देती है और वो दोनों अब से साथ मिल करके इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी होते हैं। जीजी फूयन से कहती है वो उसे इसके बाद कुछ भी नहीं छुपाएगा। फूयन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों अपने मस्त मस्त स्पोर्ट्स कार में ऑफिस पहुंचते हैं। तब वहां पर जीजी से मिलने के लिए उसके फियांसे के कंपनी का एक एक्स एम्प्लॉय आया हुआ था। उसका ज़मीर अब जवाब दे रहा होता है जिस तरीके से लड़कियों को वो लोग टॉर्चर करते थे, गायब करते थे। वही चीज़ें जानने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जीजी के पास आ जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बदले उसे अपनी सेफ्टी का प्रॉमिस चाहिए था। जीजी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन कब जब यहाँ पर उसे पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में रियल है, तब तक के लिए वो उस इंसान को वैसे ही सब जगह ट्रीट करने के लिए बोलती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तो वो बंदा रेडी हो जाता है और वो फूयन को कहती है तो हम लगे काम पे। जीजी, उसका बटलर और फूयन ये तीनों ही मिल करके इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। फूयन को खुद नहीं समझ में आता है कि वो बंदा यहाँ पर जीजी के पास क्यों आया है उससे हेल्प लेने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो सबकी नज़र में तो जीजी और वो दोनों फियांसे ही थे ना। अगले दिन जीजी अपनी कंपनी के लिए एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है। उसे पता था कि वो एक नंबर का ठगी है, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसके साथ भी यही करने वाला है। फूयन उसके साथ मैसेज में था। उसे फिक्र था जीजी का, लेकिन जीजी एक स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। जब ये आदमी यहाँ पर बिजनेस करने के बहाने जीजी को छेड़ने का कोशिश करता है तो वो इतने अच्छे तरीके से उसकी पिटाई लगा देती है कि बस पूछो ही मत। और तब तक वहाँ पर फूयन तो पहुँच ही जाता है उसका हेल्प करने के लिए। फूयन यहाँ पर उसे कहता है मुझे डर था कि कहीं वो इंसान तुम्हें परेशान ना करे। जीजी कहती है अरे मुझे इन पंगों से लड़ने का खुद ही शौक है। फूयन को यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे फ़ौरन जाना पड़ेगा उसके फियांसे के मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जाने से पहले वो जीजी के साथ लंच करना चाह रहा था क्योंकि अगले 15 डेज़ के लिए मिनिमम वो फ़ॉरेन में जाने वाला है। जीजी तो ये बात जानते ही अभी से ही फूयन को मिस करने लगी थी, लेकिन वो ये फीलिंग फूयन को बताती रही है। जाने से पहले फूयन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगी। जीजी कहती है बिल्कुल नहीं, हम एक कॉल की दूरी पर तो ही रहेंगे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो फूयन के जाने के नाम पर ही उसे इतना ज़्यादा मिस करने वाली है। फूयन जीजी के साथ उसी के फ्लैट में रह रहा होता है और फिर फाइनली उसे जाना होता है तो वो उसे गुड बाय बोल के जा रहा था। जीजी ने गॉड से प्रे करके ये ताबीज़ बनवाया था और वो फूयन की सेफ्टी के लिए उसे दे देती है और बस इतना कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, सेफली लौट करके आना, क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। फूयन को इस तरीके से वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर के लिए लौट रहा है और उस समय कुछ भी हो सकता है।
अगली सुबह जब जीजी जगती है तो फुएन जा चुका था। रात में वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जाती है, बट तब भी उसका मन नहीं लगता है। अगले दिन उसकी कंपनी के एक एम्प्लॉय पर जीजी को डाउट था कि ये कंपनी में धोखा दे रही है, क्योंकि वो उसकी फियांसे से मिले हुए हैं। वो उससे अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन बीत रहे थे। फुएन उन्हें पकड़ने के चक्कर में जर्ड भी हो जाता है। जीजी ने भी उसे कांटेक्ट नहीं किया था, ये सोचते हुए कि वो खुद उसे कांटेक्ट करेगा, और फुएन जानता था कि मेरी वाली तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ू है। तो फिर वो उसे अपने साइड से मैसेज करता है और दोनों के बीच मैसेज का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ऐसे फुएन की एक्चुअल में फिक्र हो रही होती है कि वो ठीक तो है ना। वो और उसका सेक्रेटरी मिल करके इधर फियांसे के बारे में पता लगा रहे थे। दूसरी तरफ एक रात यहाँ पर जीजी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जाती है। सोचती है कि शायद वो थोड़ी देर यहाँ पर फुएन को भूल पाएगी। तभी उसका कज़न ब्रदर वहाँ पर आता है उसे प्रपोज करने के लिए। एक्चुअल में उसे ये डेयर दिया गया था, उसने खुद भी नहीं देखा था कि वो अपनी कज़न सिस्टर को प्रपोज कर रहा है। उसे देखती ही तो उसकी फट जाती है। अब जीजी उसे इतनी आसानी से कहाँ ही जाने देने वाली थी। वो कहती है रुको बेटा, मैं तुम्हें मज़े दिलाती हूँ। उसके लिए वो 10 मेल मॉडल मंगा देती है ताकि वो लोग यहाँ पर उसके भाई को एंटरटेन कर सकें। उनके दोस्तों को पता चलता कि ये खूबसूरत लड़की उसकी बहन है, तो सब डर के मारे वहाँ से फरार हो लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी बड़ी बहन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे पंगा लेना बेकार है। जब भी 10 मेल मॉडल यहाँ पर आते हैं तभी उस क्लब में फुएन का एक फ्रेंड भी था। उसे ऐसा लगता है कि जीजी ने अपने लिए इन मेल मॉडल्स को मंगाया है। वो फटाक से इनके फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पर फुएन को सेंड कर देता है। ये भी नहीं उसे पता था कि ये लड़का जीजी का एक्चुअल में भाई है। और जब उसके भाई को पता चलता है कि जीजी ने उसके लिए मेल मॉडल्स मंगाए तो वो कहने लगता है, बहन तुम किस जन्म का बदला मुझसे ले रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कहती तुमने मुझे प्रपोज किया ना, दैट्स वाई। और इस तरीके से वो लोग यहाँ पर फुल ऑन मस्ती कर रहे होते हैं। जैसे ही ये मैसेज फुएन तक पहुँचता है, वो फिनिश करके अपना काम फटाक से हॉस्पिटल जाने के बजाय क्लब पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बंदी को कोई और चुरा ना ले जाए। जैसे यहाँ पर अपने भाई को ऐसे छोटू सा पनिशमेंट दे रही होती है, तभी वहाँ पर फुएन पहुँच जाता है। फुएन को देख करके जीजी सोच रही थी ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, वो तो कल आने वाला था। लेकिन फुएन को देख करके वो कहीं ना कहीं खुश था। वो उसे हक कर लेता है, जिसे देख करके उसका भाई कहने लगता है एक सेकंड ये क्या चल रहा है यहाँ पर। जीजी नोटिस करती है कि एक्चुअल में वो इंजर्ड है। फुएन कहता है इतनी भी बड़ी इंजरी नहीं है। वह जीजी को दिखा रहा होता है कि वो दोनों एक्चुअल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके भाई को इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जीजी कहाँ ही चुपने वाली थी। वो उसके भाई को कहती है अभी मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ भाई, अगली बार से नहीं जाने दूंगी। तब जाकर के फुएन को पता चलता है कि एक्चुअल में इसका भाई है। वो उसे कहता है मुझे पता चला कि तुमने मेल मॉडल्स मंगाए। जीजी कहती है कि वो बस एक गलतफहमी थी, वो मेरे लिए नहीं था। उसकी फ्रेंड भी उन दोनों को अकेले छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। फुएन यहाँ पर जीजी को घर लेके जाता है रोमांस करने के लिए, लेकिन जीजी नोटिस करती है कि एक्चुअल में यहाँ पर फुएन को ज़्यादा ही इंजर्ड है। वो उसे कहती है हॉस्पिटल जाने के बजाय तुम क्लब क्या कर रहे थे? फुएन से कहता है मैंने जब तुम्हारा वीडियो वो उन मेल मॉडल्स के साथ देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई और मुझसे चुरा ना ले। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा वाला इंटरेस्टेड हूँ। जीजी को इस फीलिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन हाँ वो इतना ज़रूर जानती थी कि उसे फुएन की फ़िक्र हो रही है। अगले दिन उन लोगों ने यहाँ पर उसके फियांसे के बड़े भाई को पकड़ लिया था। असली मास्टरमाइंड और एम्प्लॉयज़ के गायब होने के पीछे इसी का था, लेकिन वह बंदा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। फुएन कहता है बेटा तुम वैसे भी ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। उसके भाई को डर लग रहा था कि कहीं सच में वो उसे जेल ना भेज दे। इधर जीजी को भी पता था कि फुएन ने उन्हें पकड़ लिया है। वह नॉर्मली कल कंपनी जा रही होती है तो देखती कि उसका फियांसे फास्ट कार ड्राइव करके फरार हो रहा है, और वो इस तरीके से उस गर्लफ्रेंड को होस्टेज बना करके कहता है मुझे जाने दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। इधर से फुएन उसे पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है और दूसरे साइड से जीजी वहाँ पर आ जाती है। उसका फियांसे उस लड़की को छोड़ करके जीजी पर अटैक करने वाला था, लेकिन जीजी उसकी पिटाई लगा देती है। फुएन ये देख करके घबरा जाता है। वो अपने बंदे लोगों को जल्दी जल्दी उसके फियांसे को पकड़ के लेके जाने के लिए बोलता है, और फिर जीजी को हक करके वो उससे गुस्सा करने लगता है कि तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा
खतरा क्यों लिया? जीजी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी जानती हूँ कि मैं इन मैटर्स को अच्छे से हैंडल आउट कर सकती हूँ, इस तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो फूइन की नाराज़गी को समझ नहीं पा रही होती, वो इसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद हूँ, तुम इस तरीके की हरकतें मत किया करो। आफ्टर दैट यहाँ पर जीजी का कार स्क्रैच हो गया था, तो फूइन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, डार्लिंग अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो इस कार्ड को रखो और तुम यहाँ पर अपने लिए जितने भी कार खरीदना होगा खरीद लेना। वो काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों घर लौटते हैं, जहाँ पर कि फूइन ने भी अब तक जो कुछ पता किया हुआ था वो सब कुछ जीजी को बता रहा होता है। ये मैटर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअल में जीजी को खुद ही नहीं पता था। और जीजी यहाँ पर जितना 15 दिनों में फूइन के बारे में पता लगा पाई थी वो उसे बताती है। लेकिन फूइन भाई साहब का यहाँ पर रोमांस करने का मूड था, तो जीजी उसे कहती है पहले काम फिनिश करे। वो कहता है काम तो होते रहेगा, चलो पहले रोमांस करते हैं। अगले सीन में उसके फियोंसे की मॉम जीजी से मिलने के लिए आती है। उनके दोनों बेटों को पकड़ लिया गया था, तो वो जीजी को रिक्वेस्ट करने के लिए आती है कि वो उसका हेल्प करे। जीजी यहाँ पर मना करती थी, तो वो कहती है मैंने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी, ये एहसान तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जीजी कहती है उसके बदले मैंने आपको इतने सालों में बिलियंस के प्रोजेक्ट दिए हैं, मिलियन भी नहीं बिलियंस के, वो एहसान तो कब का चुक चुका है। और रही बात आपके बेटे जो कि क्रिमिनल है, उन्हें तो उनकी गलती की सज़ा मिल करके रहेगी। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। वह गुस्से में उनके ऊपर पानी फेंक रही होती है, तो फूइन यहाँ पर आ जाता है और वो जीजी को सेव कर लेता है। पानी थोड़ा गर्म था, तो उसका स्किन यहाँ पर हल्का सा बर्न हो जाता है। जीजी उसका फिक्र कर रही होती है, उसे दवा अप्लाई कर रही थी। वो फूइन पर गुस्सा करती है, उसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तभी वहाँ पर उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है कि उन लोगों ने पता लगा लिया उनकी कंपनी में कौन पंगे कर रहा है। दूसरी तरफ फूइन अब यहाँ पर जब दोनों भाइयों को पकड़ चुका था, तो वह जीजी के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। रात में उसके डैड वीडियो कॉल करते हैं, फूइन को पता नहीं था, वो गलती से वीडियो कॉल के सामने आ जाता है। उसके फादर भी ये देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन लड़का उनकी बेटी के साथ रह रहा है। जीजी जल्दी जल्दी फ़ोन कट कर देती है। फूइन कहता है कोई ना, तुम कहो तो मैं कल के कल तुम्हारे घर आ जाता हूँ शादी के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। वो दोनों जब फर्स्ट टाइम क्लब में मिले थे वन नाइट स्टैंड के लिए, उस समय को याद कर रहे होते हैं। जीजी एक्चुअल में नशे में थी और वो फूइन को एक मोल मॉडल समझ चुकी थी। अगले दिन जब उसके फादर कॉल करते थे, तो जीजी उसे समझाती है कि वो जो रेसिस्ट प्रिंस है फूइन, जीजी फ़िलहाल उसे डेट कर रही है। फूइन भी यहाँ पर उससे बात करता है, तो जो उसके फादर थे वो उनके रिलेशनशिप को अप्रूव कर देते हैं। और यहाँ पर जीजी अब अपनी कंपनी के प्रॉब्लम को संभाल रही होती है। वही कंपनी की प्रॉब्लम जिसमें ये लड़की मिली हुई थी उन बदमाश लोगों से। और उसे जब पता चलता है तो वह गुस्से में आकर के उसे कंपनी से निकाल देती है। हालांकि वो उसकी अच्छी फ्रेंड भी हुआ करती थी, लेकिन धोखे का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। वो कहती है वो मजबूर थी, जीजी कहती है वो इस बात का कुछ नहीं कर सकती है। उसे जॉब से निकाल दी थी, उसे लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी कुछ और प्रॉब्लम्स बाकी थे जिन्हें सॉल्व करने के लिए जीजी को अपनी बहन से मिलना पड़ेगा। फूइन जीजी के साथ जा रहा होता है। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को अप्रूवल लेने के लिए जा रहे थे फादर से, तो अप्रूवल मिल चुका था। जीजी यहाँ पर जब अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है, तो वो लड़की आती है जो कि एक्चुअल में उस लड़की की फ्रेंड थी जो कि इसकी कंपनी में काम किया करती थी। और वो यहाँ पर उसकी बहन को ये भरोसा दिलाने का कोशिश कर रही थी कि जीजी को गलत फहमी हुआ है। उसकी बहन यहाँ पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनती है और वो जीजी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। बाहर जाकर के जीजी इनकी बातों को सुन रही होती है, तो उसे पता चलता है ये लड़की उसकी सिस्टर को पसंद करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल भी मैं ये भी उन्हीं बदमाशों में से एक है। हालांकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो बदमाशी ना। जीजी जानती थी उसकी बहन एट द एंड उसे ही चूज करने वाली है, और होता भी वही है। जीजी उसे वार्न करती है, अगर तुम मेरी बहन के लिए सही होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती, लेकिन तुम एक्चुअल में गलत हो। यहाँ पर फूइन भी जीजी का सपोर्ट करता है और उसकी बहन से जाकर के मिलता है। उसकी बहन यहाँ पर सारी बातें उससे डिस्कस करती है और फूइन और जीजी की रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है। यहाँ पर फूइन कहता है इस लड़की को सबक सिखाने में मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। रेसिस्ट प्रिंस बन करके उस लड़की से मिलने के लिए जाता है।
वो लड़की उसे कंपनी के बारे में बात करने का कोशिश कर रही थी तो वो उसे क्लियर करता है, मैं तुम्हें ये समझाने के लिए आया हूँ कि तुम जीजी और उसके सिस्टर से दूर रहो। अगर तुमने उसे परेशान करने का कोशिश किया तो तुम्हें मेरे बारे में तो पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे करियर के लिए क्या सही है ये तो तुम खुद ही समझदार हो। वो लड़की समझ रही होती है और वो चुपचाप उनकी लाइफ से चली जाती है। इसके बाद सब कुछ यहाँ पर एट द एंड सही हो जाता है। फोइन यहाँ पर अब जीजी को शादी के लिए प्रपोज करने का सोच रहा होता है। उसकी बेस्टी यहाँ पर जीजी के लिए काफ़ी खुश थी। वो कहती, बहन तेरी ना लॉटरी कभी भी लग सकती है, तू कभी भी शादी कर सकती है, चल क्लब चल के थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। वो दोनों अभी मस्ती करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि फोइन भाई साहब यहाँ पर आ जाते हैं। वो जीजी को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। लड़कों के साथ वो अपनी बंदी को भला कैसे ही देख सकता था। हालांकि वो अपना काम भी चालू रखता है, जो कि काम काफ़ी यहाँ पर टफ हुआ करता था और जीजी को उसकी जान की फ़िक्र होती थी। कहानी के एट द एंड हम लोग ये देखते हैं कि फोइन यहाँ पर जीजी को उसकी पूरी फैमिली के सामने शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जीजी ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस सडन प्रपोजल से वो खुश हो जाती है और उसे हाँ कह देती है। हमारी ये कहानी यहीं एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।